आज के क्लास में सभी का स्वागत है। उन सभी छात्र छात्राओं का, प्रतियोगी छात्र छात्राओं का और हिंदी में विशेष रुचि रखने वाले सहभागियों का। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह, पहचान, प्रयोग एवं उपयोगिता। इसमें सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि जब तक आपको इनका नॉलेज नहीं होगा, हिंदी में आप कुछ भी न शुद्ध लिख सकते हैं न शुद्ध पढ़ सकते हैं, और थोड़ी सी भी अशुद्धि होने से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए विशेष रूप से जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इस पर विशेष ध्यान देंगे। सबसे पहले ये आपके सामने 20 विराम चिन्ह लिखे गए हैं और उनके सिंबल क्या है, मार्क्स क्या हैं, कैसे वो लिखे जाते हैं, वो उसके सामने लिखे गए हैं। संक्षेप में आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते भी चलें ताकि आप समझ जाएं। फिर आपकी कोई समस्या हो आप कमेंट करें, आपको जवाब मिलेगा उसका। और पूरा ध्यान से सुने। नंबर 1 पर पूर्ण विराम, इसको सारे लोग जानते हैं कि हिंदी में प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक और उसमें आदि बोधक शब्दों को छोड़ के जितने वाक्य होते हैं उनके अंत में वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम या फुल स्टॉप का चिन्ह लगता है। दूसरे स्थान पर है अल्प विराम, जिसका चिन्ह यह है। अल्प माने होता है थोड़ा, यानी एक ही तरह के संज्ञाओं को लिखते हो या कोई एक ही तरह के चीज लिखते हैं। जैसे आप लिखते हैं हिंदी की विधाएं, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास और आलोचना, तो निबंध के बाद, नाटक, कहानी के बाद ये अल्प विराम लगाएंगे। उसी तरह से गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि जहां लिखेंगे वहां पर आप अल्प विराम लगाएंगे। अर्ध विराम का मतलब होता है आधा, अर्ध माने आधा, यानी जहां पर अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना हो वहां पर यह चिन्ह लगाया जाता है, अर्ध विराम। एक नया चिन्ह आपके सामने है अपूर्ण या उपविराम। यह शायद आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन यहीं पर आप देखिए यहां जहां लिखा है विराम चिन्ह, पहचान, प्रयोग एवं उपयोगिता, यहां पर यह चिन्ह जो है वो अपूर्ण विराम है या उपविराम इसको कहते हैं। उसी तरह लिखे हम रामचरितमानस, उसके बाद ये चिन्ह लगाएंगे एक समीक्षा। तो इस तरह से ये अपूर्ण होता है या उपविराम होता है। और प्रश्न सूचक चिन्ह से सारे लोग परिचित हैं। जब कोई सवाल किया जाता है, तुम कहाँ जा रहे हो, वह कहाँ पढ़ता है, दिल्ली से तुम कब लौटे, इस तरह के वाक्यों के अंत में यह चिन्ह लगता है। विस्मयादि बोधक, इसमें विस्मय है, इंटरजेक्शन है, यानी हर्ष हो, विषाद हो, अत्यधिक खुशी हो, और इस तरह की स्थितियों में यह विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। और इसकी पहचान है, आप पूरे विराम लगा करके उसके नीचे अंग्रेजी का फुल स्टॉप लिखने एक बिंदु लगा दें, ये आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब आता है विवरण चिन्ह, इसका दूसरा नाम आदेश चिन्ह भी है। ये चिन्ह कहां पर प्रयोग होता है, 2 बिंदु लगा करके एक पाइप खींच देते हैं। जैसे लिखना आपको संज्ञा के भेद, तो वहां पर ये चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद आगे लिखेंगे कि संज्ञा के 3 भेद हैं या 5 भेद हैं। जिस हिसाब से आप लिखना चाहें, जिस हिसाब से आप याद किए हो, उस हिसाब से इसको लिखेंगे। उसके बाद यह है निर्देशक चिन्ह। यह निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा भी नहीं होता, बहुत छोटा भी नहीं होता। इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है जहां डायलॉग टाइप के वार्तालाप होता, वहां जैसे अध्यापक, सुमित तुम कहाँ रहते हो, सुमित सर मैं गोरखनाथ, गोरखपुर में मंदिर के पश्चिम तरफ रहता हूं। इस तरह
अध्यापक और सुमित दोनों के पास यह चिन्ह लगेगा, इसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं। और इसी चिन्ह को जब छोटा कर देंगे, बहुत छोटा, तो इसको कहते हैं योजक चिन्ह। ये जोड़ता है, योजक का मतलब जोड़ने वाला चिन्ह, खास तौर से द्वंद्व समास में। लेकिन आप ऐसा न समझ लें कि सिर्फ द्वंद्व समास में ही लगता है ये। गंगा जल अगर अलग अलग लिखेंगे तो गंगा और जल के बीच में भी ये लगेगा। रक्षा सामग्री लिखेंगे तो रक्षा और सामग्री के भी बीच में लगेगा। इसलिए रक्षा सूत्र लिखेंगे वहां भी लगेगा। इसलिए आप कभी ये नहीं कर सकते, लेकिन द्वंद्व समास में जरूर लगेगा। और यहां ये और के अर्थ को छुपाए होता है। चूंकि हिंदी भाषा एक ऐसी विस्तृत भाषा है जो अपने अंदर देशी विदेशी सभी भाषाओं को संग्रहित करने की शक्ति रखती है। इसमें भावबोध की अत्यधिक क्षमता है, माधुर्य है और श्रुति माधुर्य भी है। इसलिए ये भाषा अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी, लैटिन, दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी ग्रहण करती है। इसलिए हिंदी में अब दूसरी भाषाओं के चिन्हों का प्रयोग भी उसी रूप में होने लगा है। अक्सर ये अंग्रेजी में जहां ये अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह आप देख रहे हैं, इसको इन्वर्टेड कामा अंग्रेजी में कहते हैं। ये इन्वर्टेड कामा इस तरह से होता है, इसको दोहरा और इसको एकहरा इन्वर्टेड कामा कहते हैं। ये एकहरा चिन्ह कहते हैं उद्धरण चिन्ह। अब इसमें क्या करना है, जैसे किसी की कही हुई बात को उसी रूप में जब लिखते हैं हम या कहते हैं, तो उसकी बात को इस तरह से लिखते हैं। इसको हम उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखते हैं। जैसे राम ने कहा, तुम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करते हो। अब इस चीज को हम पूरे इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, उद्धरण या अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। लेकिन अगर हम ये लिखें, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के महान कवि थे, महान लेखक थे, महान विचारक थे, हिंदी साहित्य के प्रमुख सेवी थे, तो जहां दिनकर लिखेंगे वहां पर हम ये सिंगल इन्वर्टेड कामा लिखेंगे कि ये उनके लिए उपाधि है। उसी तरह से अगले चिन्ह पर आएंगे, संक्षेपक या लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब होता है संक्षेपक, संक्षेप करने वाला। किसी का नाम हो, उसके नाम को शॉर्ट फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसके हर अक्षर के पहले या हर अक्षर के बाद में ये चिन्ह लगा देते हैं, जीरो, जिसको आप कहते हैं शून्य। जैसे हमने एक लिखा है डॉक्टर एसपी राय, तो डॉक्टर के पहले बाद में लगाया, एस लगाया सुमित, पी लगा प्रकाश और ये राय। डॉक्टर एसपी राय जब भी लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, या और भी कुछ इस तरह से लिखेंगे। जैसे आप अपनी योग्यता लिखिए, एमए बीएड, एमएससी बीएड, एमकॉम, एलटी, तो इस तरह से इसको लिखते हैं। इस चिन्ह को कहते हैं संक्षेपक या लाघव चिन्ह। कभी कभी जब हम लिखते हैं तो लिखने में कोई चीज छूट जाता है, भूल हो जाती है, त्रुटि सबसे होती है, तो इसलिए यहां एक चिन्ह है, ये ध्यान दे, इसका 3 नाम है। एक नाम इसका है लोप चिन्ह, यानी लोप है, कुछ छूटा हुआ है, गायब है वहां कुछ। दूसरा इसका नाम है, प्रचलित नाम है हंस चिन्ह। और तीसरा नाम है त्रुटि मार्जक, यानी त्रुटि को ठीक करने वाला। तो जो कुछ छूट जाता है उसको लिखने के लिए यह चिन्ह बना करके इसके ऊपर यहां पर लिख दिया जाता है जो कुछ छूटा है। उसके बाद यह है रेखांकन चिन्ह, जिसको आप कह सकते हैं अंग्रेजी में अंडरलाइन। अक्सर गद्यांश और पद्यांश में, चाहे वो टेक्स्ट बुक से हो या अपठित क्या हो, उसमें कहीं कहीं अंडरलाइन किया रहता है कि इसका अंडरलाइन का रेखांकित, इसका भाव लिखिए, तो उसको कहते हैं अंडरलाइन या रेखांकन चिन्ह। अब उसके बाद कुछ नए चिन्ह आपको यहां अब दिखाई दे। ये चिन्ह तो इतने ऐसे हैं जो लगभग कॉमन है,
हर कोई जानता होगा। कुछ विशेष चिन्ह देखिए अपने आपके सामने रखा है। एक है पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह का मतलब होता है ये डॉट 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 होता है। यहां मतलब यह है कि कुछ छुपा हुआ है। जैसे आप खाली स्थान भरने के लिए वो करते हैं, तब यहां बनाते हैं कि भरिए यहाँ क्या छूटा हुआ है। 4 विकल्प ऊपर दिया है, 4 वाक्य दिया है, उन चारों में से यहाँ क्या भराएगा, किस पद का लोप है, क्या शब्द छूटा हुआ वो लिखिए। या कभी कभी कहानी में, उपन्यास में या अन्य जगहों पर कोई ऐसी बात पड़ती है, जैसे चंद्रदास शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, उसमें कई जगह है कि वो लड़की, और उसके बाद ये इस तरह से, यानी कुछ चीजें जो उसके मुंह से निकल नहीं पाती, कह नहीं पाता व्यक्ति, उसको इस तरह से पदलोप चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहां आपके सामने एक लिखा अवग्रह चिन्ह, उसी का नाम है प्लुत भी कहते हैं, चिन्ह यही है, गुरु चिन्ह भी है। लेकिन तीनों 3 जगह है। तीनों को खूब अच्छी समझ लीजिए। कंपटीशन में अब नए नए लोग आ रहे हैं, बहुत मेधावी छात्राएं आ रही हैं, प्रतियोगी आ रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा परिश्रम की भी जरूरत है। शॉर्टकट सफलता का मार्ग नहीं है। अवग्रह चिन्ह होता है जहां आपने लिखा था, पूर्व रूप संधि में पढ़ा था कि एंग पदांता दति, कि ए ओ के बाद, ए और ओ के बाद, ए और ओ के बाद अगर इधर अ आएगा तो इन दोनों की जगह पर पूर्व रूप बनेगा, पूर्व रूप बनेगा। और इस अ को इस चिन्ह के रूप में लिख दिया जाता है। इसको कहते हैं अवग्रह चिन्ह की ये अ को छिपाए हुए है। दूसरे, किसी चीज को हम आप जानते हैं कि मात्राएं 2 तरह की होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और 2 ह्रस्व और दीर्घ, जिसमें 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा आप इस तरह से बताते हैं कि ये 1 मात्रा है, ये 2 मात्रा है। तो ये 2 मात्रा का चिन्ह भी है, छंद में आप इसको जानते होंगे। लेकिन एक तीसरा स्वर भी होता है जिसको कहते हैं प्लुत। अब ये प्लुत को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे जानेंगे, उसको आप यहां देखिए। जैसे हम लिख रहे हैं, ये लिखा हमने ओम, ओम। अब इसको हम पढ़ेंगे प्लुत, यानी 3 अ के बराबर खींचेंगे, ओम। अगर हमको कहना है राम खींच करके, तो हम कहेंगे राम। हमको कहना है अपनी माँ को बुलाना है, अपनी बहन को बुलाना है, दादा को बुलाना है, हम कहेंगे माँ। ऐसे करेंगे माँ, मतलब माँ सुन नहीं रही है तो जोर दे करके बुलाएंगे, तो इसको कहते हैं प्लुत चिन्ह। और गुरु चिन्ह होता है हिंदी में छंद के अंदर, जहां इसकी मात्राएं 2 मानी जाती हैं कि ये 2 मात्रा का प्रतीक है, और ये लघु जो है वो 1 मात्रा का प्रतीक है। उसी तरह से अगला चिन्ह है कोष्ठक। ये कोष्ठक चिन्ह 3 तरह के होते हैं, छोटा कोष्ठ, मझोला कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ। इनका प्रयोग खासतौर से मैथमेटिक्स में होता है, जहां सरलीकरण करना है, और सरलीकरण करने के साथ साथ हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है। कहीं हम किसी चीज को स्पष्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने लिखा स्नेह। अब यह कि कोई स्नेह न समझ पाए अगर, तो यहां हम कोष्ठ में लिख देते हैं कि प्रेम। तो ये कोष्ठ का जो प्रयोग करते हैं, इस तरह से कोष्ठक का प्रयोग भी हिंदी में होता है। कभी कभी 2 तीनों कोष्ठक का प्रयोग होता है। उसके बाद ये योग चिन्ह है, जिसको एडिशन आप कहते हैं, प्लस का निशान कहते हैं। आप कहेंगे ये तो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये तो मैथमेटिक्स के चिन्ह है। जी नहीं, हिंदी में भी इनका प्रयोग होता है। इस समय हिंदी के संधि का प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और कंपटीशन एग्जाम में आते भी हैं।
वहां संधि में भी ये आता है, धन का प्रयोग आता है, प्लस का चिन्ह आता है। जैसे आप लिखते हैं विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, तो वहां विद्या और आलय के बीच में ये प्लस करते हैं, और इसी के बाद रिजल्ट आता है, जिसको समता चिन्ह कहते हैं। समता चिन्ह, ये दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए। इसमें एक चीज ध्यान दे लीजिए, और भी जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वो कभी कभी क्या करते हैं, ये बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तो एक जगह वो लिखते हैं ऐसे, ऐसे लिखते हैं बराबर, एक जगह इधर लिखते हैं, एक जगह ये ऐसे लिखते हैं। ये बराबर हरगिज नहीं है, और ये आपके अधूरे ज्ञान को बताता है। बराबर का मतलब ये सारे बराबर इसके नीचे होने चाहिए, और जितने बड़े में ये लिखे हैं उतना ही बड़ा होना चाहिए। उसके बाद पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ये क्या है? जब हम किसी चीज को लिखते हैं फिर उसी चीज को नीचे लिखते हैं, तो वहां पर ये पुनरुक्ति सूचक शब्द लिखते हैं, रिपीट का साइन लगाते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि चूंकि 50 पुस्तकों का मूल्य बराबर इतना, इसलिए एक पुस्तक का मूल्य, तो जहां पुस्तक का मूल्य लिखना होता है वहां इस तरह से 2-3 बार हम कर देते हैं। जैसे हमने लिखा अहमद किताब पढ़ता है, और नीचे हमने फिर लिखा अहमद एक ईमानदार लड़का है, तो हम दूसरी बार अहमद न लिख करके ये चिन्ह लगा देंगे एक ऐसे, ये अहमद का निशान हो जाएगा कि ये अहमद को पुनरुक्ति बाद में पुनः कहा गया, यानी इसके ऊपर जो है वही यहां भी है। और सबसे आखिर में आकर के इतिश्री या अंत चिन्ह, जब नाटक, कहानी, कोई किताब लिखी जाती है, जैसे कालिदास ने लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम, भवभूति ने लिखा किरातार्जुनीयम, इनके लिखने के बाद रामचरितमानस और कादंबरी वगैरह वगैरह जितनी भी पुस्तकें किसी धर्म ग्रंथ की हो, साहित्य की हो, भाषा की हो, उनके लिखने के बाद में अक्सर संस्कृत साहित्य में या दूसरी जगहों पर भी ये इतिश्री, फिनिश, यानी खत्म हो गया, यहाँ किताब पूरी खत्म हो गई, वहां पर ये चिन्ह बनाया जाता है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये गोला, यानी ये जो चिन्ह आपने देखा है यहाँ पर संक्षेपक चिन्ह, संक्षेपक चिन्ह के इधर विवरण चिन्ह और विवरण चिन्ह इधर उल्टा करके लिख देते हैं। यहाँ होता है कि किताब यहाँ खत्म हो गई। इसीलिए हाई स्कूल इंटर के परीक्षार्थियों से या ग्रेजुएशन पीजी किसी भी परीक्षार्थी से ये कहा जाता है कि जब आप रिटर्न लिखिए, जहां समाप्त हो वहां फिनिश या इंड लिख करके अपना रोल नंबर लिख दीजिए या ये चिन्ह बना दीजिए, ये पूरा हो जाएगा। इस तरह से आपके सामने ये क्लास हमारा खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, दूसरे लोगों को भी इससे लाभान्वित करें, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस पर अगर आप अमल करेंगे तो आपका भविष्य भी बनेगा, आप दूसरों के लिए भी सहायक होंगे। जय हिंद, जय भारत।